सर, तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या टैलेंट होना चाहिए, जैसे हर चीज के लिए एक प्री रिक्विजिट होता है, कोई ऐसा गुरु मंत्र जिससे एक्टर बना जा सकता है? मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग करना बहुत आसान था, और मैं कहता हूं एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था। सर, तो जैसे आपने कहा कि जब आप अपने एक्टर्स के साथ परफॉर्म करते हैं और काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आज के समय में एक्टर्स ढूंढना कितना आसान है या कितना डिफिकल्ट है? देखिए, मैं जो मेरे पास एक्टर्स आते हैं, पहली बात तो मेरे पास वो आते हैं जो एक्टर नहीं होते, ओके, जो रॉ होते हैं, और उनको एक्टिंग सीखनी होती है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम प्रगल्भ झा है। आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जानता हूँ, मैं हर पॉडकास्ट के लिए यही कहता हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर वाकई सारे पॉडकास्ट के लिए जो गेस्ट हमारे आए हैं, सभी अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, और वैसे ही एक एक्सपर्ट आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है, जिनका नाम मुजीब खान सर हैं। अब सर एक लिविंग एग्जाम्पल है इस बात का कि अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आप में सच्चाई है और अगर आप में पैशन है, तो आप अपने जो पैशन है उसे आप अपने उसे आप अपने काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी काम से पॉपुलैरिटी और फेम और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मुजीब खान सर के बारे में एक चीज़ जाननी ज़रूरी है हम सभी को, कि उन्होंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, उन्हें समझा है और फील किया है। और ये बात एक बहुत प्राउड की बात इसलिए भी है क्योंकि सर को सर का जो नाम इसी मेहनत की वजह से जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और आज हम इनसे प्रेमचंद के बारे में बात करेंगे, आज हम उनसे एक्टिंग के बारे में बात करेंगे, और बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे सुधारा जाए, बॉडी लैंग्वेज के क्या मतलब होते हैं, वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। आज काफ़ी मज़ा आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि आपका हम जब शो देखते थे जूम पे, और जब आप बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बात करते थे, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा माहौल होता था जब आप सभी एक्टर्स के बारे में जो है वो उनके पर्सनालिटी को अनवील करते थे। हम उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं प्रेमचंद जी के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने प्रेमचंद को सिर्फ पढ़ा नहीं है, बट उसे महसूस किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय अगर प्रेमचंद की झलकी अगर लेनी हो तो आपसे मिले तो वो एक झलकी मिल जाएगी लोगों को। तो सर, सवाल ये है कि प्रेमचंद ही क्यों? देखिए, मैं 40 साल से मैं थिएटर कर रहा हूं। जब मैंने सोचा कि थिएटर में ऐसा क्या नया किया जाए जिसमें लोगों को मजा आए, इंटरेस्ट लोगों में पैदा हो, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं किसी राइटर की कहानियों पर ड्रामे किए जाएं। जी। मैं 1982 और 83 में मैंने पहली बार कहानी को ड्रामे के रूप में ढालने का प्रयास किया। वो कहानी थी मंटो की हतक। उस पर मैंने ड्रामा बनाया था सुगंधी। ओके। 82-83 की बात मैं कर रहा हूं, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया कि कहानियों पर भी ड्रामे हो सकते हैं क्या। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे बाद बहुत लोगों ने किया। फिर जब 2005 में प्रेमचंद जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो सरकार ने ऐलान किया कि बहुत बड़े पैमाने पर, आलीशान पैमाने पर किया जाएगा। तो हमने सोचा कि इस लेखक को हम कैसे ट्रिब्यूट पेश करें। प्रेमचंद अपने आप में बहुत वजनी नाम है, बहुत मजबूत नाम है, उसको कैसे हम इंसाफ करें उनकी शख्सियत के साथ। तो ख्याल आया कि क्यों नहीं उनकी कहानी पर ड्रामा किया जाए। 82-83 के बाद मैंने 2005 में ये एक्सपेरिमेंट किया कि प्रेमचंद की किसी कहानी पर
ड्रामा किया जाए। जी, ये बात कैसे जहन में आई? प्रेमचंद जी ने कहीं लिखा है कि जब मैं कोई कहानी सोचता हूं तो उसका बेसिक प्लॉट 7 से 8 लाइन में अंग्रेजी में लिखता हूं। ओके। और अगर उस बेसिक प्लॉट में ड्रामा होता है तो मैं उस पर कहानी लिखता हूं, और अगर ड्रामा नहीं होता तो मैं बेसिक प्लॉट को फाड़ कर फेंक देता हूं। तो जो राइटर अपने बेसिक प्लॉट में ड्रामा खोज रहा हो, उसकी कहानी में कितना ड्रामा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी। तो मैंने उनकी एक कहानी ली, शुरू किया, फिर पब्लिक नहीं आई, 2-3-4 लोग थे, मैंने प्ले किया। उससे किसी ने कहा कि यार प्रेमचंद को लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, और प्रेमचंद अब आउटडेटेड हो गए हैं, ऑब्सोलेट हो गए हैं, आप कहां प्रेमचंद के चक्कर में पड़े, छोड़िए। लेकिन मेरे अंदर जो एक शख्स बैठा था उसने कहा कि नहीं, कंटेंट तो प्रेमचंद के पास ही है और कहीं नहीं। मैंने फिर दूसरा प्ले किया, फिर तीसरा किया। जिस तरीके से एक कहावत है ना कि पुरानी शराब बहुत ज्यादा नशा देती है, तो मुझे वो नशा प्रेमचंद के लिटरेचर में आने लगा, और मैं 1, 2, 3, 4 और करते करते मैंने 100 ड्रामे कर लिए। जब 100 कहानियां कर लिया तो मुझे लगा यार कि 100 कहानी तो अभी तो और बची है 215, वो भी कर डालते हैं। मैंने वो भी कर लिया, और ऐसा हुआ कि लोग ये समझने लगे कि भाई प्रेमचंद के ताल्लुक से जो भी बात होगी वो मुजीब खान से होगी, और इन्हीं के पास सारा प्रेमचंद का परमिशन और कॉपीराइट है। तो मुझे एक साहब फिल्म बना रहे थे चेन्नई में। हाँ। उनका फोन आया मुझे कि साहब ऐसी सी बात है, मैं प्रेमचंद जी की फलां कहानी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। मैंने भाई मेरी से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हाँ। प्रेमचंद का नाम मैं बेटा हूं, ना प्रेमचंद मेरे पिता हैं, मैं प्रेमचंद मेरे गुरु हैं, वो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मुझको पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन मैं उनके लिटरेचर से इतना जुड़ा हुआ हूं कि मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। तो आप बेशक ड्रामा कर सकते हैं और फिल्म बना सकते हैं, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो बेचारे स्क्रीन प्ले लेकर आए चेन्नई से, मुझे स्क्रीन प्ले सुनाया कि सर ये ऐसा है, ये है, वो है। बोले मुझे आपकी थोड़ी गाइडेंस चाहिए, जो मुझको पता था मैंने बताया उनको, और उन्होंने फिल्म बनाई। उस फिल्म को किसी जगह पर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला। अच्छा। तो मतलब मैं इस कदर इन्वॉल्व रहा प्रेमचंद के साथ कि लोगों को ऐसा महसूस होने लगा। फिर मैंने ये महसूस किया कि प्रेमचंद 100 साल पहले एक कहानी लिखते हैं लिव इन रिलेशनशिप पर। एक औरत एक आदमी के साथ बिना रिश्ते के रह सकती है। ये दौर 1900 का है, जब औरतें इतना बड़ा घूंघट निकाला करती थी। और उस जमाने में एक प्रथा थी जो आज भी शायद यूपी बिहार में है, गौना, कि अगर लड़की का गौना नहीं होता तो वो अपने ससुराल नहीं जाती। अच्छा, जिसका गौना नहीं हुआ है उसको पता नहीं कि मेरा पति कौन है जी, उसको पता नहीं मेरा ससुर कौन है, मेरी सास कौन है, मेरी नंदे कौन है, उसको पता नहीं है, जिसका गौना नहीं हुआ है। प्रेमचंद ने गौना सब्जेक्ट पर 4 से 5 कहानियां लिखी हैं। अभी हम एक कहानी कर रहे थे प्रेमचंद की, वो कहानी का भी बेसिक प्लॉट यही था कि एक लड़की, मनोवृत्ति कहानी का नाम है, एक लड़की मैदान में एक कुर्सी पर पड़ी हुई है, 2 लड़के आते हैं, वो उसके बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, वैश्या है, फला है, ये है, वो है। फिर 2 बुड्ढे आते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसी है, फला है, बुरे कैरेक्टर की होगी, फला होगी, वो चले जाते हैं। फिर 2 औरतें आती हैं, उसमें एक औरत जो थोड़ा बुढ़िया है, एक जवान है, वो बुढ़िया औरत भी उस पर कमेंट करती है। फिर वो लड़की को उठाया जाता है, वो जागती है, तो पता चलता है कि उसको एक किस्म की बीमारी है, उसको चक्कर आ जाती है, गिर जाती है, और वो बताती है कि भाई मेरी शादी फला जगह हुई है, फला शख्स से। तो वो लड़की, जो यंग लड़की है ना, वो कहती है वो तो मेरा क्लासमेट है। अच्छा।
वहां बैठा हुआ है वो जिसने ये कहा था कि ये औरत वेश्या है, वो लड़का। कहती मेरे ससुर का नाम फला फला है, तो कहती है कि अच्छा उनके पिताजी वहां बैठे हुए हैं। तो बोलती कि मैं कैसे जान सकती हूँ, मेरा गौना नहीं हुआ है ना, मुझे नहीं पता कि मेरे पति कैसे हैं, मेरे शौहर कैसे हैं और मेरे ससुर कैसे हैं। तो प्रेमचंद जी ने गौना पर ये इस तरह की कहानियां लिखी है। तो प्रेमचंद जी ने 1911 में कहानी लिखी मिस पद्मा, मॉडर्न कहानी। आप सोचिए ना, लमही गांव, मैं तो गांव गया हूं उनके, लमही गांव जो बनारस, प्रेमचंद ने लिखा है एक जगह पे, जो सड़क बनारस से आजमगढ़ जाती है उसके बीच में मेरा घर है, लमही। मैं गया लमही गांव में, बरू कलम स्याही में डुबो के एक दिए की टिमटिमाती रोशनी में आदमी क्या लिख रहा है, आने वाले दौर की कहानी लिख रहा है। आने वाले दौर की कहानी लिख रहा है। आप कहेंगे यार ये क्या बात है यार, इतनी मॉडर्न कहानी। तो कुछ लोग प्रेमचंद को आउटडेटेड कहते हैं। प्रेमचंद रोने धोने वाली की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं। तो मेरा उन सबको चैलेंज है कि आपने प्रेमचंद को पढ़ा नहीं है। वो प्रेमचंद जो कफन लिखते हैं, वो प्रेमचंद जो सवा सिर गेहूं लिखते हैं, ठाकुर का कुआं लिखते हैं, वो लिखते हैं बड़े भाई साहब। वो लिखते हैं मोटे राम की डायरी, मोटे राम का सत्याग्रह, संपादक मोटे राम शास्त्री, वैद मोटे राम। ये सब क्या है? ये वो कॉमेडी कहानियां हैं कि जिनको आप पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हंसेंगे। जी जी। और वो वर्सेटैलिटी पता चलती है राइटर। आप चूंकि आपने पढ़ा नहीं, आप अरे यार प्रेमचंद आउटडेटेड, अरे मेरे भाई आप पढ़िए तो कम से कम। हमारे जितने भी क्रिटिक्स हैं उन्होंने प्रेमचंद को 3 से 4 कहानियों में बांध दिया है। कफन, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, सवा सिर गेहूं, बस प्रेमचंद 5 कहानियों में। सर पर उसके पीछे रीजन तो ये भी होगा ना कि एकेडमिकली जो है बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है, और उसके अलावा जो है प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उससे जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा रहा है। इसके वजह से जो है कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइपिंग हो चुका है। एकेडमिकली जो मैं उस बात से आपके बिल्कुल मुत्तफिक हूं, मैं आप सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो बाहर जो गोष्ठियां हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, उनमें भी ये टॉपिक क्यों है? अच्छा, वो विद्वान लोग प्रेमचंद को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं उन 5 कहानियों से? चाहे वो चर्चा हिंदी बेल्ट में हो, चाहे वो उर्दू बेल्ट में हो, चाहे वो कहीं और, सेम यही बात। अरे बाहर क्यों नहीं निकालते आप? प्रेमचंद ने 1914 में एक कहानी लिखी है ज़ॉम्बीज पर। ज़ॉम्बीज पर हॉलीवुड में 1950 के बाद फिल्म आई है इविल डेड। हमारे यहां प्रेमचंद 1914 में लिख चुके थे। तो क्या हमारे जितने भी निर्माता हैं, निर्देशक हैं, वो सो रहे थे? उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ा कि 5 कहानियों में ढूंढ रहे थे। अगर वो 5 कहानियों में नहीं ढूंढते और हमने अपने दिमाग को ओपन किया होता, खिड़कियां खोल दी होती, तो हम प्रेमचंद का हर रूप देखते। प्रेमचंद का जो कलर है वो इतना कलर है, इतना कलरफुल राइटर है वो, क्या बोलो। अरे उस आदमी ने 1910 में कहानी लिखी है क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच, और क्रिकेट में क्या क्या धांधलियां होती हैं, प्रेमचंद ने उस कहानी पर लिखा है। आप बोलोगे यार क्या लिख रहा है एक आदमी? आप तो उसको बोलते हैं आउटडेटेड है, लेकिन नहीं, वो आपको बता रहा है प्रेमचंद की सारी कहानियां आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी 100 साल पहले थी। सर प्रेमचंद जी की जब हम बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा जाता है, तो क्या ये कहना सही होगा कि वो जो रियलिटी है सोसाइटी की, वो इतनी बारीकी से समझ पाते थे कि लोग उस रियलिटी से जो है वो रूबरू नहीं होना चाहते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब कोई इंसान वो कहानी पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उनको अपनी झलकी नजर आएगी, जो हो सकता है थोड़ी शर्मिंदगी से भरी हो। रियलिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं, असलियत की जब बात करते हैं, इंसानियत की जब बात करते हैं, मैं ये कहूं आपको कि प्रेमचंद को पढ़ा बहुत क्या, लेकिन प्रेमचंद शिकार हो गए ये इन लोगों के, क्रिटिक्स के। इन्होंने प्रेमचंद को, मतलब प्रेमचंद की जिंदगी में भी और उनके चले जाने के बाद भी इन्होंने यही किया। क्योंकि
हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। अगर मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता तो मैं सबोटेज करूंगा सामने वाले को। नॉर्मल ह्यूमन मैं टेंडेंसी। उसके लिए मतलब उसकी दीवारें खड़ी कर दूंगा, दरवाजे बंद कर दूंगा। लेकिन उगते हुए सूरज को और उसकी रोशनी को आप रोक नहीं सकते जी। जो रोशनी सूरज फैलाएगा वो तो फैलाएगा ही। आपकी छतरी खोल देने से सूरज की रोशनी खत्म नहीं होगी। तो प्रेमचंद तो वो सूरज रहे कि उन्होंने उनकी रोशनी, अरे भाई साउथ कोरिया का एक आदमी आया मेरे पास, मैं प्रेमचंद की मैंने सारी कहानियों को साउथ कोरियन भाषा में किया है। किधर साउथ कोरिया भाई, हम किधर बैठे हुए हैं, वहां तक वो आदमी पहुंच के, वहां से वो आदमी आता है। तो इनके चर्चे, आप प्रेमचंद को की जो दौड़ है, उस दौड़ को आप कहां से रोकेंगे? और मैं चूंकि प्रेमचंद तक काम कर चुका हूं, प्रेमचंद जैसा लेखन आप उससे पूछें किस जॉनर में प्रेमचंद ने काम नहीं किया है। उन्होंने फल फ्रूट पे काम किया है, उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग पे काम किया है मेरे भाई। कॉर्पोरेट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अभी आया है पिछले 10, 15, 20 सालों में, तब लिख चुके थे कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का फायदा क्या है। तो प्रेमचंद ने कोई जॉनर छोड़ा नहीं। और जब कॉमेडी करने पे आए तो इतनी कॉमेडी की किसी को इंतहा नहीं। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत हंसोड़ थे और बहुत जोर से हंसते थे। ये तो जो आदमी इतना जिंदा दिल हो, अरे भाई जब वो राइटर लिख रहा है घीसू माधव की कहानी, तो घीसू माधव की कहानी लिख रहा है। अगर वो सवा सेर गेहूं लिख रहा है तो वो उसकी कहानी लिख रहा है, शंकर की कहानी लिख रहा है। तो वो दर्द शंकर का तो मिलना चाहिए ना आपको। लेकिन जब वो बड़े भाई साहब लिखते हैं तो बड़े भाई साहब के साथ जो छोटा भाई है उसकी क्या कॉमेडी है, क्या। और प्रेमचंद की कहानियों में कहीं वल्गैरिटी नहीं है। प्रेमचंद जैसा शख्स कहानी लिखता है भूत, आत्मा की कहानी, एक आत्मा। अब आप बोलोगे यार प्रेमचंद क्या आत्मा पे कहानी लिख रहे हैं? प्रेमचंद जो है वो जादू पे कहानी लिख रहे हैं, आघोरी पे। मतलब प्रेमचंद की कहानियों का कोई सिरा नहीं है कि ये आदमी आ गया, मैं खत्म हो गया। अगर प्रेमचंद आज जिंदा होते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रेमचंद हर रोज एक कहानी लिखते। क्योंकि प्रेमचंद के जमाने में कंटेंट इतना नहीं था, आज कंटेंट बहुत है। आज प्रेमचंद के जमाने में अंग्रेजी अखबारात वो मंगाते थे तो 3-3 महीने पहुंचते थे उन तक। अंग्रेजी किताबें, नॉवेल्स वो मंगवाते थे, 3 महीना 6 महीना पहुंचता था। आज अंग्रेजी अखबार आपको सेम डे आपके नेट पे आपको मिल जाता है, आप पढ़ सकते हैं। तो प्रेमचंद अगर आज होते तो कितना काम करते। उसे किसी ने कहा कि आज राइटर्स क्या लिखें, मैंने राइटर्स को लिखने के लिए बहुत कंटेंट है आज, लेकिन वो नजर होनी चाहिए। आप एक खबर देखते हैं, अपनी नजर से देखते हैं। आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, आप टीचर बन के देख रहे हैं। मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूं, मैं उस खबर को अपनी नजर से देख रहा हूं। एक कैमरामैन है, वो अपनी नजर से देख रहा है। तो हमें किसकी नजर जरूरी है उस सब्जेक्ट के लिए, हमें वो उठाना है। प्रेमचंद टीचर थे। प्रेमचंद, जब गांधी जी ने कहा कि जितने भी लोग सरकारी नौकरियों में हैं इस्तीफा दे दें, तो हिंदुस्तान में जिस टीचर ने सबसे पहले इस्तीफा दिया उसका नाम मुंशी प्रेमचंद था। वो आपका वाकया आपके बिहार का है। और प्रेमचंद लिखते हैं, प्रेमचंद की 30 रुपए तनख्वाह थी। आज का टीचर लाखों रुपए कमाता है, लाखों रुपए तनख्वाह है उसकी उनकी 30 रुपए तनख्वाह थी। और वो 30 रुपए में अपना खर्च, अपने बाल बच्चों का खर्च, अपनी सौतेली माँ का खर्च, अपनी सौतेली माँ के बच्चों का खर्च, वो सारा काम 30 रुपए करते थे। लेकिन जब नौकरी छोड़ दी तो क्या करेंगे? पूरी जिंदगी प्रेमचंद की इसी तरह कटी। लेकिन प्रेमचंद ने कभी भी हालात से समझौता नहीं किया। जब उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी कहानी सोज़े वतन, किताब सोज़े वतन को अंग्रेजों ने बैन कर दिया और जितनी भी कॉपियां थी मंगाया, उसको आग लगा दिया और कहा कि आप कोई भी कहानी
अगर लिखेंगे तो उसका अप्रूवल डीएम से करवाएंगे। अगर डीएम ने अप्रूव किया तो वो कहानी प्रिंट होगी, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगी। तब उनका नाम था धनपत राय, नवाब राय। वो एक्चुअल नाम धनपत राय था, नवाब राय के नाम से लिखते थे। कुछ कहानियों में उन्होंने लिखा है ध र, तो वो नवाब राय थे। तो जब वो डीएम के ऑफिस से निकले तो उनके एक दोस्त थे पंडित दयानारायण निगम। जो भी लिटरेचर प्रेमचंद का आपके पास, हमारे पास दुनिया में है, वो हमारे पास नहीं होता अगर दयानारायण निगम ने संभाला ना होता। अच्छा। दयानारायण निगम ने उनके लिटरेचर को संभाला, उनके बच्चों के नाम रखे, मतलब उनके दोस्ती थी, एकदम ऐसी दोस्ती थी। तो पंडित जी ने कहा कि मुंशी जी नहीं, मतलब वही धनपत राय, कि मैंने तुम्हारे बच्चों के नाम रखे हैं, मैं तुम्हारा भी एक नाम रखना चाहता हूं। पूछा क्या? कहा तुम्हारा नाम होगा प्रेमचंद। 1914 में धनपत राय नवाब राय से बन गए प्रेमचंद। और मुंशी, क्योंकि उनके पिताजी डाकखाने में क्लर्क थे, तो उस जमाने में क्लर्क को मुंशी कहा जाता था। तो पिता के नाम से मुंशी लिया और प्रेमचंद इन्होंने दिया, वो बन गए मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद बनने के बाद 1914 में पहली हिंदी कहानी लिखी, उसका नाम था बड़े घर की बेटी। उसके पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे। वो उर्दू, फारसी, अरबिक, अंग्रेजी, ऐसी 4-5 भाषाओं को जानते थे। तो उनकी बेसिक तालीम उर्दू में भी थी। तो 1914 के बाद उन्होंने बाकायदा हिंदी में लिखना शुरू किया। और उनकी कहानियों को लोगों ने ट्रांसलेट किया हिंदी में। लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये ओरिजिनल हिंदी कहानी है और ये ट्रांसलेटेड है, क्योंकि प्रेमचंद की हिंदी कहानी बहुत सरल है, और जिसे ट्रांसलेट किया है उसने अपनी वोकैबुलरी डाल दी है, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम तो, मैं तो पकड़ लेता हूं कि ये कहानी जो है वो ओरिजिनल प्रेमचंद ने हिंदी में नहीं लिखी है, क्योंकि हमने इतना काम किया हुआ है। हमने तो प्रेमचंद की सारी कहानियां की हैं। हमने प्रेमचंद की एक कहानी की जो आधे पन्ने पर है, बंद दरवाजा, चूंकि हमको करना था हमने किया। तो प्रेमचंद के साथ हमेशा मुझे महसूस होता है कि इंसाफ नहीं हुआ इंसाफ। आज प्रेमचंद की कहानियां अमेज़न पे और बड़े बड़े जगहों पे प्रेमचंद की कहानियां खूब बिक रही हैं, खूब बिक रही हैं। और प्रेमचंद की जिंदगी में उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिली, कि बेचारे पूरी जिंदगी ऐसी निकल गई उनकी कि आज दोपहर खा रहे हैं तो उनकी बीवी एक जगह लिखती है, आई मस्ट कोट, उनकी बीवी एक जगह लिखती है कि जब वो सुबह उठते थे तो मैं उनको 1 कप चाय बना कर देती थी और वो दिन भर अपना काम करते थे। वो क्या करते थे कि जो चाय पीते थे, चाय खत्म हो गई तो वो ले जाकर वो जो पतीली में चाय की पत्ती है उसमें पानी डाल देते, फिर गर्म करते, वही पीते थे। तो रात तक सिर्फ गर्म पानी होता था, सिर्फ गर्म पानी, जो खुद के लिए चाय भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और उस राइटर ने ये कहानियां लिखी है, पंच परमेश्वर लिखी है कि आप बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे। क्या लाइन है! इंसाफ के ऊपर इतनी अच्छी लाइन नहीं हो सकती है पंच परमेश्वर की लाइन। उनके कहानियों में जो डायलॉग्स हैं, वो एक एक डायलॉग जो है वो मोतियों जैसा है और एकदम सिंपल है, आसान जबान में है। और प्रेमचंद, लेकिन कहीं प्रेमचंद ने उस जमाने की जो जबान इस्तेमाल की है वो हमको पता नहीं है, तो हम वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उनकी एक कहानी है खूचड़। खूचड़ मतलब एक आदमी है जो हर चीज में उंगली करता है। लाइट क्यों जल रही है? अरे भाई लाइट जलेगी तो इसलिए जल रही है, बंद कर दे, बुझ, अच्छा बुझ क्यों जाएगी? अच्छा ये अरे भाई ठीक है ना यार, हर चीज में उंगली करना, उसको बोलते हैं खूचड़। उनकी कहानी है, उसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। हम लोग कहते हैं कि दाल कच्ची है, चावल कच्चा है, रोटी कच्ची है। प्रेमचंद ने उसके लिए एक लफ्ज अपनी कहानी में लिखा है। हलवा कैसा बनाया कि कच्चाइयां आ रही थी। कच्चाइयां, ये एक लफ्ज कच्चेपन के लिए है, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं हमने चीजों को आसान कर दिया है।
यार आसान, डिफिकल्ट है, आसान आसान, इतना आसान कर दिया है कि मैं कभी कभी डरता हूं कि हमारा शब्दकोश एक पन्ने का न रह जाए। और आज के समय में जहाँ पे जो नया जनरेशन है वो लिंगोज यूज करता है, उस जमाने में तो और भी थोड़ा डरने की बात है, जहाँ पे भाषा जो है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगी। नहीं, हो रही है। इसलिए जब मैं प्रेमचंद की कहानियां करता हूं तो मेरे एक्टर्स कहते हैं कि सर इट इज वेरी डिफिकल्ट, सर आसान। मेरा नो, ऐसे ही बोलो जैसा प्रेमचंद ने लिखा है। प्रेमचंद की कहानियों के शब्दों को अगर मैंने आसान कर दिया तो वो कहानियां प्रेमचंद की नहीं, मेरी बन जाएंगी। और मैं चाहता हूं उस कहानी को उस दौर में याद किया जाए, 100 साल पहले के दौर में याद किया जाए, ताकि उसका मजा रहे। सर, तो जैसे आपने कहा कि जब आप अपने एक्टर्स के साथ परफॉर्म करते हैं और काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो मैं थोड़ा जो सवाल है और जो कॉन्वर्जेशन है उसको थोड़ा मोड़ना चाहूँगा कि आज के समय में एक्टर्स ढूंढना कितना आसान है, कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए जो है वो लोग आते हैं पर अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। और मुंबई शहर को जो है वो मायावी नगरी कही गई है, और एक बड़ा कारण उसके पीछे ये भी है कि लोग एक्टर बनने आते हैं और कुछ और बन के रह जाते हैं या शहर छोड़ देते हैं। तो एक एक्टर आज के समय में ढूंढना कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, और क्या क्या कठिनाइयाँ आपको आती है, कितना गुस्सा आता है, कितना मज़ा आता है, कुछ अगर उससे रिलेटेड किस्से होंगे तो। देखिए, मैं जो मेरे पास एक्टर्स आते हैं, पहली बात तो मेरे पास वो आते हैं जो एक्टर नहीं होते, ओके, जो रॉ होते हैं और उनको एक्टिंग सीखनी होती है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती, अगर हिंदी होती भी है तो बहुत खराब हिंदी बोलते हैं। उनका स, श, ज, ज, ग, ग, ख, ख कुछ नहीं होता। एक बच्चा मेरे पास आया, अच्छा, मैं क्या होता है कि जब मुझसे कोई कहता है ना हेलो, तो मैं कहता हूं कि आप फला जगह से बिलोंग करते हैं, हेलो पे नमस्ते सर। अच्छा, आप फला जगह बिलोंग करते हैं सर, आपको कैसे मालूम पड़ा? तो मैंने कहा आपने जिस तरह नमस्ते मुझको किया और कहा, मैंने जो सुना, इससे लगा कि आप वहां से बिलोंग करते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, वो उससे मैंने कहा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो कहा रामेंद्र शुक्ला। ना बेटा, आपका नाम शुक्ला नहीं शुक्ला है। नहीं सर, रामेंद्र शुक्ला है। बहुत बहस करता रहा मुझसे, वो मेरे साथ 1 साल रहा वो। अच्छा, मैंने उसको बताया, मतलब ये बोर्ड है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं SHU, हाँ, और फिर मैं लिखता हूं SU। तो देखा उसने SU बोला सू, SHU तो सू। मतलब अगर ये भी सू तो HQ। तो फिर मैंने उसको हिंदी में लिखा स और श। तो स देखा तो सुबह शुक्ला, श तो शुक्ला। मेरा भाई, अगर स और श का एक ही साउंड है तो दो अल्फाबेट क्यों है? खैर, वो समझ नहीं पा रहा था, मतलब उसको बड़ा लगा एक ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने उसको कहा कि बोलो ज, बोलो ज, लिखा ज ज, मैंने लिखा JEE, ने क्या है? बोले जी। लिखा ZEE, जी। मैंने अगर ये जी तो Z क्यों है? उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो 1 साल मेरे साथ रहा और वो ग्रो कर गया। सारे उसके जो फोनेटिक्स थे वो क्लियर हो गए और अच्छा बोलने लगा। वो गया अपने गांव, कानपुर का कहाँ का था पता नहीं, और वो गया अपने मामा के पास। उसका मामा स्कूल का प्रिंसिपल था। तो उसने मामा से कहा कि मामा आपका नाम क्या है? तो मामा ने कहा हमारा नाम अमर शर्मा है। नहीं मामा, शर्मा नहीं शर्मा। अब वो मामा के साथ वही गेम खेल रहा है और वही हरकतें कर रहा है जो मैंने समझाया था। वो मामा के ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और मामा वही सब हरकतें कर रहा है जो ये कर रहा था। तो मामा को समझा नहीं पाया। फाइनली मामा ने उसको एक थप्पड़ मार दिया, कहा बुड़बक
हम तो पिछले 25 साल से यही कर रहा हूं और यही लोग सब सीख रहे हैं। तो जो मामा ने बच्चे को सिखाया होगा, कितने बच्चों को ऐसी सिखाया होगा उसने जी, जो स और श का फर्क महसूस नहीं करते होंगे, ऐसे कितने बच्चे होंगे। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बेसिकली उनका डिक्शन बहुत खराब होता है। चूंकि हम प्रेमचंद करते हैं, हम प्रेमचंद के नाटकों में कोई कॉम्प्रोमाइज एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न हम नहीं कर सकते। प्रेमचंद ने गम लिखा है तो हम गम बोलेंगे। अगर आप गम बोलोगे तो चिपकाने वाला गम होगा, वो गम नहीं होगा। आप फूल नहीं कह सकते हैं। मैं आपको एक फूल पेश करता हूं, वो अंग्रेजी का FOOL हो जाएगा। आप किसी को बेवकूफ मत बनाइए, आप फूल पेश कीजिए, PHOOL, फूल। ऐसे हम अंग्रेजी से और हिंदी से हम उसको समझाते हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, और कुछ महीनों के बाद उनको समझ में आ जाता है। फिर मैं उनसे पूरे सेंटेंस बुलवाता हूं। उन सेंटेंस में कई बार स श स श स श ज ज ज ज ये होता है, तो टंग ट्विस्टर होते हैं तो वो उसमें भी कभी कभी उलझ जाते हैं, लेकिन ये है कि बोल लेते हैं। तो मेरा ये हमेशा उनसे कहना होता है कि भाई आपको हिंदी फिल्म करना है, आपको हिंदी सीरियल करना है। अगर आप अच्छी हिंदी नहीं बोलेंगे, अच्छी जबान नहीं बोलेंगे, तो आपका सॉल्यूशन कैसे होगा। मैं मानता हूं कि देखने वालों में कई लोग ऐसे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी हिंदी सिनेमा इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप शकल को शकल बोले। आज भी ये बिल्कुल तैयार नहीं है कि आप जख्म को जख्म बोले। गौर को आप गौर बोले चलेगा, गौर को गौर बोलो चलेगा, लेकिन जख्म नहीं बोल सकते आप जालिम नहीं बोल सकते हैं। हिंदी सिनेमा बिल्कुल रेडी नहीं है इसके लिए। टेलीविजन में शायद होता हूं, मैं टेलीविजन देखता भी नहीं हूं, होता हूं। अच्छा, अगर कैरेक्टर वैसा है, आपने कैरेक्टर उठाया, गांव का कैरेक्टर है, आप बोलिए ना। अब एक कैरेक्टर जो सोफिस्टिकेटेड है, जिसने एमए तक तालीम हासिल की है, कैरेक्टर आपका ऐसा बना हुआ है, जो लॉयर भी है बाय प्रोफेशन और या प्रोफेसर है बाय प्रोफेशन, वो ऐसी जबान कैसे बोल सकता है। तो मैं उस पर बहुत जोर देता हूं जी, और मैं इस तरीके से उसको समझाता हूं। और मेरे जो बच्चे, मैंने अब तक के 4,500 बच्चों को ट्रेन किया है। okay. मेरे बच्चे जो मेरे यहां से गए हैं वो गलत नहीं बोल सकते, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मेरा बच्चा फिर नहीं बोलता, FIR नहीं बोलेगा, वो फिर नहीं बोलेगा, PHIR बोलेगा। फत्तर नहीं बोलेगा, पत्थर बोलेगा। तो मेरा बच्चा वो गलती नहीं करता, ये मैं ओपनली दावे से बोलता हूं, क्योंकि मैं उसको इतना ज्यादा टोकता हूं। अभी जिससे आप जो बोलते हैं ना, वो आप टाइप भी करते हैं। जी, अभी मेरे कुछ बच्चे हैं जो मुझको मैसेज करते हैं, वो मैसेज भी गलत करते हैं, वो ब को ब बोलते हैं। हाँ, तो मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, वो भी क्यों। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? भाई मेरा नाम जो है वो दीपक वर्मा है। मैंने कहा वर्मा बोलो, वो नहीं बोल पाता है, तो मैं उसको करेक्ट करता हूं, ब ब ब ब ब व व ब, फोड़ बंद करो, ब व, ऐसा मैं उनको एक्सरसाइज करवाता हूं। तो कुछ महीनों के बाद वो ठीक बोलने लगते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि किस टीचर ने आपको पढ़ाया है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे जिनको प्रेमचंद ने पढ़ाया होगा। और वो उस्ताद कौन होगा जिसने प्रेमचंद को पढ़ाया। आप कहां से आ रहे हैं, ये शो करता है। आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये शो करता है कि आपका गुरु कौन था, और आप जो बोल रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैं जिस दौर में पैदा हुआ था, उस दौर में हमारे टीचर्स ने हमको मार के सिखाया। तब मारना अलाउ था, अब मारना अलाउड नहीं है। अब टीचर भी को मारा और टीचर अंदर हो गया, वो तब था। तो हमारे टीचर्स ने हमको हमारा क्वेश्चन किया
और हम सीख गए। हमने ड्रामा किया, ड्रामे में टीचर्स ने हमको सही बुलवाया, हम सीखे। अब आज के बच्चों को, जो हमारे पास बच्चे हैं, मैं उन पर नाराज होने की हद तक नाराज होता हूं। मैं उनको मार नहीं सकता। हमारे टीचरों ने, ड्रामा टीचरों ने चप्पल से मारा है। सेम, जब हम भी कॉलेज में थे, तो हालांकि मैं ज़्यादा, मेरा एज नहीं है, बट हमें भी जब हमारे डायरेक्टर सिखाते थे, हाँ। तो एक हाथ में जो है स्क्रिप्ट होता है, दूसरे में चप्पल, हाँ। और यहाँ पे गलती किया, चप्पल फेंका, ओ। और बात थी कि आपको चप्पल वापस देना भी है कि वापस मार पड़ेगी। तुम्हारा एक डायरेक्टर था, क्या नाम था उसका, वो बड़ा खतरनाक था। महेंद्र जोशी। महेंद्र जोशी, वो तो इतना खतरनाक था। मैं, मेरा अच्छा दोस्त था जी। जब वो रिहर्सल करता था, तो वो रिहर्सल में पता नहीं क्या उसका टेम्परेचर होता था। जी जी जी। और इस कदर चिल्लाता था, अरे बोला महेंद्र इतना मत चिल्ला यार, अरे चल तू समझता नहीं, बोले ऐसे तू समझता नहीं है, ये लोग को ऐसा समझते नहीं है, लोग इनको ऐसे ही करना पड़ता है। अरे बाप रे बाप। सर इसीलिए उनके थ्रू जो निकले हैं वो परेश रावल, उन्हीं के थ्रू जो निकले हैं वो जेडी मजेठिया, आमिर खान, सभी तो उन्हीं के स्टूडेंट रह चुके हैं। वो अपना क्या नाम था, वो बहुत सारे एक्टर्स हैं। जी जी, बहुत सारे एक्टर्स, और उसने बहुत मेहनत की जी। उसका कंट्रीब्यूशन ना उस दौर में एक्टर्स को ट्रेन करने में बहुत रहा। मकरंद देशपांडे जी, आज मकरंद देशपांडे जो थिएटर के एक बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है। तो मुझे लगता है कि बहुत गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है जी। एक अच्छा गुरु मिलना ये किस्मत की बात है। अच्छा गुरु हर किसी को नहीं मिलता। जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में बहुत सारे गुरु हैं, और बहुत सारे बच्चे उनके पास जाते हैं और लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। और बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हम फलां के पास गए थे, इतने लाख रुपए दिए। तो मैं उनको समझाता हूँ कि यार मतलब अब तो पैसे चले गए, मतलब आपको एक्टिंग सीखना है तो उस पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। मैं तमाम लोग आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहूंगा, ऐसे तमाम लोग जिनको एक्टिंग सीखना है, एक्टिंग लाखों रुपए खर्च करके बस सीखिए। ऐसा गुरु ढूंढिए जो आपको आपके तरीके से, आपकी इकोनॉमिक्स है जिसमें आप रह रहे हैं, उस तरीके से आपको समझिए और आपको सिखाए। आज भी ऐसे लोग बॉम्बे में हैं जो आपके तरीके से आपको सिखाएंगे, जो आपकी बिसात है, जितनी आपकी बिसात है वो आपको सिखाएंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब स्टूडेंट जो है इस तरह की शिकायत करते हैं, इतना लाख रुपया बर्बाद हो गया, इतना लाख, मुझे बहुत अफसोस होता है। सर तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि एक अच्छा एक्टर बनने के लिए क्या टैलेंट होना चाहिए, जैसे हर चीज़ के लिए एक प्री रिक्विजिट होता है, तो एक अच्छा एक्टर बनना है तो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, और कोई ऐसा गुरु मंत्र जिससे एक्टर बना जा सकता है? मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, लोग ये कहते हैं कि एक्टिंग करना बहुत आसान काम है, और मैं कहता हूं एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम है। एक्टर 5 माले से खुद ही मार लेगा, मैं नहीं मार सकता, वो मार लेगा। एक एक्टर जो है वो 15 लोगों को घुसा मारेगा, 15 लोग जमीन में गिर जाएंगे, मैं नहीं मार सकता। एक एक्टर रोड पे नाच सकता है, मैं नहीं नाच सकता। एक एक्टर में जो सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई है तो वो एक्टर है। उसको पता है स्विच ऑफ स्विच ऑन। स्विच ऑन किया, आंसू बह रहे हैं, स्विच ऑफ किया, आंसू रुक गए। ये अच्छे एक्टर की निशानी है। एक एक्टर स्विच ऑन किया, कहाँ लगा रहा है, हंस रहा है, ऑफ किया, नॉर्मल हो गया। ये कितना डिफिकल्ट काम है अपने इमोशन को कंट्रोल करना, और उतना ही देना जितने की जरूरत है। जैसे हमारे पास कुछ एक्टर्स ऐसे आते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग के वो रोने का सीन है, एक लड़की थी हमारे यहाँ, रोने का सीन है, अब वो रोने लगी और बड़ा अच्छा रोई वो, और रो ही रही है, ड्रामा खत्म हो गया, मेकअप रूम में जाकर रो रही है। क्या हुआ बच्चे, सब मुझे रोना आ रहा है। क्यों रोना आ रहा है? मतलब तू वहां पर थी मंच पर, अब मंच से तू हट गई, अब तू यहां पर आ गई है, तेरा नाम संगीता, तू संगीता थी, तू संगीता है, वो सीता थी, दोनों में फर्क है। सीता के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था, संगीता के साथ नहीं हुआ है। तो कभी कभी लोग
एक्टिंग को इतना ओढ़ लेते हैं कि वो जाती जिंदगी में भी वैसी बन जाती है। तो जैसे कहते हैं कि एक्टिंग तो अंदर से आती है, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ होना, तो अगर किसी ने एक कैरेक्टर प्ले किया है और वो कैरेक्टर से मिलता जुलता जो एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रहा है, तो शायद से, जैसे आपने कहा कि वो लड़की रोए जा रही थी, तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप फ्लैशबैक में चले जाते हो। वो कुछ लोग ऐसा होता है लोगों के साथ, लेकिन एक्टिंग करना एक प्रोफेशनल जॉब है। ओके, ये बात समझिए। आप इंजीनियर हैं, वो आपका काम है, आप डॉक्टर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लॉयर हैं, ये आपका प्रोफेशन है जी। आप अपने प्रोफेशन के साथ उस वक्त तक रहिए जब तक आप उस फील्ड में हैं। वहां से हटे, आप क्यों उसको अपने घर तक ले जा रहे हैं? तो मैं उसके खिलाफ हूं भाई। शराबी की एक्टिंग करना है तो चार पैग मारूंगा तो मैं शराबी की एक्टिंग करूंगा, ये क्या मतलब? कौन सा दिलीप कुमार ने देवदास में शराब पिया था? कौन सा शाहरुख खान ने देवदास में शराब पिया था? शराब पीकर एक्टिंग करना, एक्टिंग कैसे होगी भाई? जब नशा आपके सर पर चढ़ जाएगा, आप डायलॉग कैसे बोलेंगे? ये लाइट है, इस लाइट पे आना है मुझे, आपको नशा है, आप आ ही नहीं पाएंगे, आप यहां चले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि एक्टिंग कीजिए, एक्टिंग में खो जाइए, लेकिन एक्टिंग को घर तक मत ले जाइए। जैसे 3 इडियट्स जब मूवी शूट हो रही थी, तो वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे तीनों दोस्त मिलकर शराब पीते हैं, और बिहाइंड द सीन्स में मैंने देखा था कि उन्होंने एक्चुअल में शराब पी ली थी, और फिर जैसे आपने कहा कि कोई मार्क भूल रहा था, कोई डायलॉग भूल रहा था। पर सर, एक एक्टिंग के अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अलग मेथड होते हैं, कुछ मेथड एक्टर होते हैं, कुछ जो है वो अलग अलग जो है वो इंस्पिरेशन लेते हैं। और हमने देखा है कि एक्टर्स बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो कहते हैं कैरेक्टर में इतना घुस जाता है कि बाहर नहीं निकल पाता। अनुराग कश्यप जैसे एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और काफ़ी कमाल की फिल्में उन्होंने दी है, तो उनके फिल्मों में देखा गया है कि जहाँ पे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से एक पर्टिकुलर चीज़ करवा रहे हैं और वो इतना इम्बाइब हो चुके हैं कि साइकोलॉजिकली वो इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या वो एक्टिंग करने का सही तरीका है, नहीं है? आपसे मैंने कहा कि प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हैं। मैं एक गुजराती एक्टर को जानता हूं, वो उनके हर प्ले में उनको अटैक आता था। ऐसा वो 2 दिन प्ले कर चुके थे अटैक, और शोज होते थे रेगुलर। एक दिन रियल में अटैक आ गया। ओके, लोग क्लैप बजा रहे हैं, कर्टन गिरा है, एक्टर साहब गिरे हुए हैं, अरे उठा के लेके चलो भागो। डॉक्टर ने कहा कि बस अब कोई हार्ट पेशेंट का रोल नहीं करोगे आप, बस। आप समझ नहीं रहे मेरी बात। आप क्यों अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। आपको जजमेंट नहीं है क्या? मैं मिसाल देता हूं अमिताभ बच्चन की। आप तमाम एक्टर्स को, अमिताभ बच्चन ने बहुत सीन किए हैं शराब पीने वाले। क्या सीन्स किए अमिताभ बच्चन ने? अमिताभ बच्चन रोते हैं, शराबी, अरे शराबी है, हमारे पर दुनिया टेप लगाता है, वो ऐसा आदमी जिंदगी में 2 बार भागता है, ओलंपिक रेस और पुलिस केस, ऐसा अमिताभ बच्चन ने बहुत किया है। लेकिन क्या अमिताभ बच्चन ने शराब पीकर किया? अमिताभ बच्चन ने इमोशनल सीन्स बहुत किए हैं, और लाइट्स ऑफ, इमोशन गायब। तो क्या अमिताभ बच्चन अच्छे एक्टर नहीं है क्या? भाई साहब, आज अमिताभ बच्चन एक सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक का एक सब्जेक्ट है अमिताभ बच्चन। दिलीप कुमार एक सब्जेक्ट है, दिलीप कुमार की एक्टिंग एक सब्जेक्ट है, अमिताभ की एक्टिंग एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है। तो आप ये कहेंगे कि एक्टर अच्छा नहीं है? नो, उन्होंने कभी नहीं किया। बच्चन साहब की कुछ शूटिंग्स में मैं जब कादर खान का असिस्टेंट था, तो मैं उस जमाने में खून पसीना वगैरह फिल्में थी, तो मैं कादर खान के सीन्स में लेके जाता था सेट के ऊपर, तो मैंने देखा परफॉर्म करते हुए, उन्होंने कभी नहीं किया। मतलब जब सीन में है, मैंने श्रीदेवी के साथ एक सीरियल की थी, वो मालिनी अय्यर, श्रीदेवी को मैंने देखा, आप यकीन माने, श्रीदेवी सेट के बाहर थी, सेट, हाँ, ये श्रीदेवी, आप आंखें फाड़ के देख रहे हैं। मैंने एक ड्रामे में बैकस्टेज किया था, उस ड्रामे का नाम था छिन्न, मराठी प्ले। उसमें
स्मिता पाटिल और सदाशिव अमरपुरकर, अरे दोनों ऐसे एक्टर्स मैं प्ले में बैक स्टेज करा था। आप यकीन मानिए, सेट के पीछे ऐसे बैठी हुई है वो स्मिता पाटिल, आप निकल जाएंगे पता नहीं कि स्मिता पाटिल है वो, चले गए आप स्टेज। ये वो एक्टर्स हैं जो लाइट ऑन होने पर एक्टर बनते हैं। तो मैं इस बात को नहीं मानता, घुस जाओ और ये करो, मैं नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि एक्टिंग जो है वो टेक्निकल एक्टिंग है। लाइट आ रही है चेहरे पे, मेरी आवाज जा रही है, कैमरे में मैं ठीक हूं, मैं यहां जाऊंगा तो मैं कैमरे से बाहर चला जाऊंगा, ये ब्लॉक नहीं है, ये मुझे नॉलेज होना चाहिए। बस घुस जाना और पागलों की तरह हरकतें करना, तो क्या आप स्मिता पाटिल को अच्छी एक्ट्रेस नहीं मानते? क्या आप श्रीदेवी को अच्छी एक्ट्रेस नहीं मानते? क्या आप अमिताभ बच्चन को अच्छा एक्टर नहीं मानते? ये मिसालें हैं हमारे लिए, ये गुरु हैं। अमिताभ बच्चन गुरु हैं, स्मिता पाटिल और श्रीदेवी गुरु लोग हैं। ये इनसे एक्टिंग देखकर सीखी गई है एक्टिंग। इन्होंने कभी नहीं किया ऐसा, आप क्यों कर रहे हैं? तो मेरी इस बात से बहुत लोग नाराज होते हैं, खफा होते हैं, लेकिन मेरा अपना कॉन्सेप्ट यही है कि एक्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल जॉब है। सर, तो क्या हर कोई एक्टर बन सकता है? इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा। देखिए, एक्टिंग के जो बेसिक जर्म्स हैं वो तो आप में होनी चाहिए। एंड व्हाट आर दोस बेसिक जर्म्स? आपको समझ होनी चाहिए इमोशन की, आपको समझ होनी चाहिए अपनी आवाज की, अपनी लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। अगर ये समझ आप में नहीं है और आपको पता नहीं कि इमोशन क्या होता है और रोते वक्त चेहरा कैसा रहेगा, और सामने वाला रो रहा है तो हमारा चेहरा कैसा रहेगा, वो हंस रहा है हमारा चेहरा कैसा रहेगा, ये अगर आपको समझ नहीं है। हालांकि ये चीजें हमारे यहाँ बाय बर्थ हैं। रोना आपको आता है, हंसना आपको आता है, चलना आपको आता है, चौंकना आपको आता है, दौड़ना आपको आता है, तो आप मेंटोर के पास क्यों जाते हैं? वो आपको बोलता है इतना ही रो, इतना ही हंसो, ऐसे ही चलो। वो आप पर बंदिशें लगाता है, पाबंदी लगाता है, ये काम वो करता है। ओके। अब उसके पास आप ये सीख जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जब आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने तौर पे करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कई एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आए जो एक्टर के तौर पर तो आए, लेकिन उन्हें दुनिया ने एक्टर नहीं माना। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, ऐसे आए और गए। तो अगर आपको बेसिक इमोशन का ही पता नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपकी आवाज सामने तक पहुंच, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी आवाज कैमरे तक पहुंच रही है, मेरी आवाज कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मैं दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैं अपनी आवाज को सुन रहा हूं। ये आवाज मैं नहीं सुन रहा हूं। जब मैं नहीं सुन रहा हूं तो मैं कैसे जानूं कि आप सुन रहे हैं? तो मुझे पहले अश्योर करना पड़ेगा अपने आप को। एंड वन मोर थिंग, हमारे यहां कितने लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी आवाज नहीं सुनते। आप कभी अपनी क्लासरूम में एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अपने बच्चों से पूछिए कि कितने लोग, मैंने बहुत बार किया है, कितने लोग अपनी आवाज सुनते हैं। 90% बच्चों ने कहा हम अपनी आवाज नहीं सुनते। ये बेसिक प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का भी। हम जो बोल रहे हैं हम अपनी आवाज नहीं सुनते। भाई, मैंने इस पे बहुत काम किया है, मैंने क्लासेस कंडक्ट की हैं और मैंने जाना है, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने उनके साथ कुछ एक्सरसाइज किए हैं, तब जाके समझ में आया कि उनको पता ही नहीं उनकी आवाज वो सुन रहे हैं कि नहीं। तो जब तक आपकी आवाज बाउंस बैक होकर आपके कान तक नहीं जाती, तब तक वो आवाज आपकी कैमरे में नहीं जाती, ऑडियंस तक नहीं जाती। ये बात अच्छे से समझ लीजिए।